गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको 11वीं क्लास में बीए में पार्ट 5 धंधा की सेवाएं भाग स्वरूप 1 के विषय में बताऊंगी। बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने अविभक्त कुटुंब के विषय में जाना कि कुटुंब का एक ही मुखिया किस तरह धंधे को चलाता है, उसके बाद जो घर का बड़ा रहता है वो चलाता है। अब हम साझेदारी के विषय में जानेंगे। साझेदारी यानी बच्चों पार्टनरशिप के विषय में हम जानेंगे। साझेदारी जैसे जैसे व्यापार और वाणिज्य का क्षेत्र विस्तृत होता गया, मतलब जैसे जैसे व्यापार और व्यापार का क्षेत्र बढ़ता गया वैसे वैसे व्यक्तिगत मालिकी की सीमाएं अधिक स्पष्ट होने लगी। वैसे वैसे व्यक्तिगत मालिक की जो सीमाएं हैं वो अधिक बढ़ने लगी। बड़े व्यापार के लिए अधिक पूंजी, देखो बड़े व्यापार के लिए क्या अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। फिर कार्यदक्ष प्रबंधीय शक्ति और जोखिम उठाने की मर्यादाओं को दूर करने के लिए साझेदारी पीढ़ी का अस्तित्व में आई। कार्यदक्ष प्रबंध मतलब फिर उसके कार्य को देख रेख करने के लिए व्यक्ति की जरूरत पड़ती है। फिर उससे होने वाले जो नुकसान है उसकी मर्यादाओं को दूर करने के लिए साझेदारी पीढ़ी अस्तित्व में आई। इसमें क्या है कि साझेदारी पीढ़ी में क्या, अगर किसी चीज़ में अगर नुकसान होता है तो दो पार्टनर्स मिल के उसको कैसे वो उसकी भरपाई करते हैं। फायदा हुआ तो दोनों का हुआ, नुकसान हुआ तो भी दोनों का ही होता है। अर्थ साझेदारी एक ऐसी धंधा की व्यवस्था है जिसमें धंधे का स्वामित्व एक से अधिक व्यक्तियों का होता है और इसी प्रकार संचालन भी सभी अथवा सभी की तरफ से कोई एक अथवा एक से अधिक साझेदार करते हैं। देखो साझेदारी क्या है, धंधा की व्यवस्था है जिसमें धंधे का स्वामित्व एक व्यक्ति से एक से अधिक व्यक्ति का होता है। देखो साझेदारी कैसे एक व्यक्ति का नहीं होता, वो एक से कई व्यक्तियों का होता है। इसी प्रकार संचालन सभी व्यवस्था सभी की तरफ से कोई अथवा एक से अधिक साझेदार करते हैं। इसलिए संचालन की व्यवस्था कोई एक व्यक्ति नहीं करता है, एक व्यक्ति से अधिक जो साझेदार रहते हैं वो उसकी व्यवस्था करते हैं, धंधे का संचालन करते हैं। इस प्रकार चलाए जाने वाले धंधे का परिणाम सभी वहन करते हैं। भारतीय अधिनियम 1932 के अनुसार साझेदारी ऐसे व्यक्तियों का बीच का संबंध है कि जो सभी के द्वारा या सभी की ओर से किसी एक के द्वारा संचालित धंधे के लाभ के विभाजन के लिए सहमत होते हैं। देखो साझेदारी कब से शुरुआत हुई, 1932 भारतीय अधिनियम के अनुसार से शुरू हुई। और साझेदारी है कैसे, व्यक्तियों मतलब एक नहीं अनेक व्यक्तियों के बीच का संबंध है। वो किस उद्देश्य से इसको चालू करते हैं कि जो धंधे का जो लाभ है उसका विभाजन सबकी सहमति से हो, यानी जो लाभ हो सबको सही हिसाब से दिया जाए और घाटा हो तो वो भी सबको सही हिसाब से पूरा करना पड़ेगा। लक्षण साझेदारी करार द्वारा अस्तित्व में आती है। साझेदारी कैसे एग्रीमेंट द्वारा अस्तित्व में आती है। यह अनुबंध लिखित या मौखिक हो सकता है। यह अनुबंध कैसा होता है, लिखित और मौखिक दोनों होता है। साझेदारों के व्यवहार से उत्पन्न समझ से भी साझेदारी अस्तित्व में आती है। साझेदार के व्यवहार और उनकी समझदारी से भी साझेदारी क्या है, अस्तित्व में आती है। साझेदारी करार लिखित हो तो हितकारी होता है। साझेदारी क्या है, मौखिक जो रहता है उसका कोई भरोसा नहीं। आज उन्होंने बोला कि आज वो आपके साथ कार्य कर रहे हैं, कल को नहीं करेंगे, वो ऐसा बोले हैं। अगर 10 साल बाद या 4 साल बाद आपसे कहा जाए कि सामने वाले ने ऐसा किया तो वो तुरंत वो अपनी जबान से पलट जाएगा। इसलिए जो साझेदारी का करार है वो कभी भी लिखित होना चाहिए। लिखित चीजें कभी भी गलत साबित नहीं होती। आप उसको कोर्ट या पुलिस के पास कहीं भी दिखा के बता सकते हो, हाँ ये इंसान मेरे पार्टनरशिप पर काम कर रहा था, अब उसको भरपाई करनी तो छोड़ के भाग रहा है। इसलिए साझेदारी का करार कैसा होना चाहिए, लिखित होना चाहिए। स्थापना विधि साझेदारी पीढ़ी की स्थापना विधि बहुत ही सरल है। कानून की कोई जटिल या लंबी विधि से गुजरना नहीं पड़ता। साझेदारी की स्थापना विधि बहुत ही सरल है। इसमें क्या है, कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होती है और ना ही कोई कानूनी कार्यवाही ज़्यादा होती है। पंजीकरण साझेदारी पीढ़ी का पंजीकरण करवाना अनिवार्य नहीं परंतु हितकारी होता है। साझेदारी पीढ़ी का पंजीकरण करवाना
अनिवार्य मतलब बहुत जरूरी नहीं रहता कि नहीं इसकी पंजीकरण कराना है, लेकिन हाँ अगर पंजीकरण करा लिया तो वो आपके लिए लाभदायक जरूर रहता है। साझेदारी पीढ़ी के पंजीकरण अधिकारी के पास अनुबंध प्रस्तुत करके पंजीकरण करवाया जाता है, यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म्स करवाया जाता है। साझेदारों की संख्या। साझेदारी पीढ़ी में साझेदारी की संख्या कम से कम 2 होती है। यदि पीढ़ी सराफी यानी बैंकिंग धंधा करती हो तो अधिकतम 10 और अन्य किसी भी प्रकार के सामान्य व्यवसाय के लिए अधिकतम 20। मतलब साझेदारी पीढ़ी में सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? अगर बैंकिंग लाइन में है तो 10 और अन्य व्यवसाय में है तो 20 होनी चाहिए। उद्देश्य। साझेदारी पीढ़ी का मुख्य उद्देश्य कानूनन धंधा की प्रवृत्ति के करके लाभ प्राप्त करना होता है। साझेदारी पीढ़ी का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है कि धंधा की प्रवृत्ति का लाभ उठाना। लाभ रहित उद्देश्य की प्रवृत्ति साझेदारी नहीं होती। उदाहरण सामाजिक सेवा या धार्मिक कार्य करने की प्रवृत्ति कानून के अनुसार होते हुए इसमें लाभ का उद्देश्य न होने से ये साझेदारी नहीं होती है। पूंजी यानी पैसा। सामान्य रूप से सभी साझेदार पूंजी लाते हैं। इसके बावजूद पूंजी लाना सभी साझेदारों के लिए अनिवार्य नहीं है। अनुबंध में दर्शित प्रमाणानुसार साझेदार पूंजी लाते हैं। मतलब सामान्य रूप से आप जिस साझेदारी में कार्य कर रहे हो वहाँ आपको एक समान जैसे जितना सब दे रहे हो उतना आपको भी पूंजी देना वहाँ जरूरी रहता है। संचालन। साझेदारी पीढ़ी का संचालन सभी साझेदार संयुक्त रूप से कर सकते हैं। सभी साझेदारों को धंधे के निर्णयों में भाग लेने का अधिकार है। करार में दर्शाए अनुसार कोई एक या एक से अधिक साझेदार भी संचालन कर सकते हैं। असीमित दायित्व। व्यक्तिगत मालिकी की तरह ऋण चुकाने के संदर्भ में साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। आवश्यकता पड़ने पर अपनी निजी संपत्ति बेचकर भी पीढ़ी का दायित्व चुकाना पड़ता है। साझेदारी अधिनियम के अनुसार साझेदारी पीढ़ी के दायित्व के लिए साझेदार व्यक्तिगत और संयुक्त रूप से उत्तरदायित्व है। तो वो साझेदारी पीढ़ी में क्या रहता है बच्चों कि उसके अनुसार आप अगर मान लो नुकसान हुआ तो आपको आपकी संपत्ति बेचकर वो कर्ज चुकाना पड़ेगा। साझेदारी अधिनियम के अनुसार साझेदारी पीढ़ी के दायित्व के लिए साझेदार व्यक्तिगत और संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। मतलब साझेदारी पीढ़ी में क्या है अगर कोई भी परेशानी आ रही है इसके लिए भी उत्तरदायित्व साझेदारी पीढ़ी के सब सदस्य होंगे। अगर लाभ हो रहा है तो उस पर हक भी सभी साझेदारों का होता है। इसलिए यदि कोई भी एक साझेदारी पीढ़ी के दायित्वों के संदर्भ में निजी संपत्ति से न चुका सके तो शेष साझेदारों को निजी संपत्ति से भरपाई करनी पड़ती है। मालिकी का परिवर्तन। साझेदारी पीढ़ी में मालिकी का परिवर्तन सरल नहीं है। सभी साझेदारों की सहमति के बिना कोई भी साझेदार अपने हिस्से का किसी को हस्तांतरण नहीं कर सकता। साझेदारी पीढ़ी में क्या है मालिक का परिवर्तन सरल मतलब मालिक बनाना बहुत ही आसान नहीं होता है। इसलिए जो मालिक बन गया वही रहता है क्योंकि इसमें बार बार परिवर्तन नहीं कर सकते। और सभी साझेदारों की सहमति के बिना कोई भी साझेदार अपने हिस्से का किसी को हस्तांतरण नहीं कर सकता। मान लो 4 लोग हैं 2-4 साल काम करने के बाद अगर कोई इसमें से निकलना चाहता है तो बिना तीनों की मर्जी से वो नहीं निकल सकता। ऐसा नहीं कि वो किसी दूसरे को अपने हिस्से का दे दिया और वहाँ से निकल जाए, ऐसा नहीं। सबकी सहमति से वो वहाँ से जा सकता है। ऐसा नहीं किसी एक के हाथ में पकड़ा दिया और चला गया वो। यदि साझेदार सभी साझेदारों की सहमति के बिना हिस्से का हस्तांतरण करे तो कोई भी साझेदार पीढ़ी का विसर्जन करवा सकता है। अगर मान लो 4 लोग हैं उसमें से कोई भी बिना किसी के मर्जी का वो अपना हस्तांतरण करा रहा है या अपने हिस्से का दूसरे को दे रहा है तो साझेदारी पीढ़ी का विसर्जन हो जाता है, यानी वही समय वो खत्म हो जाता है। उसको खत्म करने का वो तीनों को भी हक होता है। क्या खत्म करने का? उस व्यवसाय को खत्म करने का हक होता है। कानूनी व्यवस्था। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के साझेदारों के अधिकार, कर्तव्य, नियम, पीढ़ी का पंजीकरण तथा अन्य व्यवस्थाएं दर्शाई गई हैं।
पीढ़ी का आयुष्य। साझेदारी की आयु सीमित होती है। साझेदारी और साझेदारी पीढ़ी का अलग अस्तित्व होता है। इस कारण कोई एक साझेदार पागल हो जाए या मृत्यु प्राप्त करे अथवा दिवालिया घोषित हो तो साझेदारी का अंत भी हो सकता है। शेष साझेदार सर्वसम्मति से संबंध। साझेदार के भाग का विभाजन आंतरिक रूप से अथवा नए साझेदार के प्रवेश द्वारा कर सकते हैं। ऐसे साझेदारी की संपत्ति तो हो जाती है, परंतु कई बार पीढ़ी का विसर्जन भी हो जाता है। इसमें क्या है, साझेदारों की संपत्ति तो जाती है, साथ में उनकी पीढ़ी का विसर्जन यानी उनकी पीढ़ी का धंधा भी खत्म हो जाता है। तो बच्चों, अगले वीडियो में मैं आपको साझेदारी के लाभ के विषय में समझाऊंगी। धन्यवाद।